हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम मैथ के कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को बिना स्किप किए दोस्तों अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, जिससे कि वे बच्चे जो इस बार बोर्ड की परीक्षा में अपियर करने वाले हैं वो अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी कर सके और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ने क्या कहा है कि एक त्रिभुज है, उसकी किसी एक भुजा के समांतर तथा अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो इस रेखा के द्वारा वो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में बट जाती हैं, समान अनुपात में बट जाती हैं। दोस्तों, ये आपको सिद्ध करना है। हमने मान लिया कि त्रिभुज पी क्यू आर है। हमने मान लिया दोस्तों कि त्रिभुज पी क्यू आर है और रेखा एलियम क्यू आर के समांतर है जो पी क्यू और पी आर को बिंदु यल और यम पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए दोस्तों, हमने ले लिया, मान लिया कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है। एलियम एक ऐसी रेखा है जो क्यू आर के समांतर है और यल जो है वो पी क्यू को किस रेखा पे बांट रही है, किस बिंदु पे बांट कर रही है, यल पे। ये एलियम रेखा PQ को यल पे प्रतिच्छेद कर रही है तथा PR को यम पे प्रतिच्छेद कर रही है और QR के समांतर है। हमें क्या सिद्ध करना है कि ये एक ही अनुपात में बढ़ जाएंगे, अर्थात PL बटे LQ बराबर PM बटे MR एक ही अनुपात में बढ़ जाती है। आपको सिद्ध करना है दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों, आइए हल करते हैं। मान लिया दोस्तों, हमारा त्रिभुज क्या है, हमारा त्रिभुज PQR है। हमारा त्रिभुज क्या है, PQR है और इसमें एलियम समांतर है क्यू आर के। क्वेश्चन ने कहा था एक त्रिभुज ले लीजिए, एक त्रिभुज है और उसके किसी एक भुजा के समांतर, तो मान लीजिए त्रिभुज पी क्यू आर है और एक भुजा क्यू आर के समांतर हमने क्या ले लिया, एलियम ले लिया। यह पी क्यू को यल पर और पी आर को यम पर प्रतिच्छेद करती है। दोस्तों, सिद्ध क्या करना है दोस्तों कि वो एक ही अनुपात में बांट देती है। ये रेखा इन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में बांट देती है, अर्थात ये भुजाएं एक ही अनुपात में बट जाती हैं। सिद्ध करना है मेरे दोस्तों, सिद्ध करना है आपको यहाँ पे कि PL बटे LQ बराबर PM बटे MR। ये आपको सिद्ध करना है दोस्तों, PL बटे LQ बराबर PM बटे MR। समझ में आया दोस्तों? ये आपको सिद्ध करना है। हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं दोस्तों। रचना कर लेते हैं दोस्तों। रचना एक चीज अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों, अगर कोई न्यून कोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण क्या हो, 90 अंश से कम के हो, आपका न्यून कोण त्रिभुज होता है। हमने मान लिया एक न्यून कोण त्रिभुज है। याद रख लीजिए दोस्तों, एक न्यून कोण त्रिभुज में हमेशा जो आप लंब डालोगे वो त्रिभुज के अंदर डालोगे। एग्जैक्ट एल्टीट्यूड कहां होगा इसका, त्रिभुज के अंदर होगा। न्यून कोण त्रिभुज में जो लंब होता है मेरे दोस्तों वो कहां होगा, अंदर होगा। कहां होगा, अंदर होगा। कहां होगा मेरे दोस्तों, अंदर होगा, त्रिभुज के अंदर होगा। अब दिमाग में प्रश्न उठा होगा कि सर अगर वो अधिक कोण त्रिभुज है, एग्जैक्ट एल्टीट्यूड देखना हो तब लंब कहां डालेंगे, तब हम यहां से लंब, इसके शीर्ष से लंब लेते हैं। अगर शीर्ष से लंब अगर हमको लेना है तो लंब कहां होगा, त्रिभुज के बाहर की ओर होगा। लंब कहां होगा, बाहर के। अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए दोस्तों, अगर वो न्यून कोण त्रिभुज है तो उसका एल्टीट्यूड, उसका लंब, उसका परपेंडिकुलर शीर्ष से कहां डाला जाएगा, त्रिभुज के अंदर की ओर। और अगर वो अधिक कोण त्रिभुज है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो उसके शीर्ष से जो आप परपेंडिकुलर खींचोगे, जो एल्टीट्यूड लिया जाएगा वो कहां लिया जाएगा, त्रिभुज के बाहर। समझ में आया दोस्तों? आइए देखते हैं। इसी का यूज हमको करना है त्रिभुज में, जो आपको सिद्ध करना है। तो हमने क्या ले लिया दोस्तों, देखिए ध्यान से, हमने यहां से ले लिया कि हमने एक शीर्ष PLM, त्रिभुज PLM में शीर्ष यल से लंब डाल दिया अगली भुजा पर, शीर्ष यल से लंब डाल दिया अगली भुजा पर, इसका नाम दे दिया LA। हमने लंब डाल दिया AL या LA परपेंडिकुलर किस पे, PM पे, परपेंडिकुलर किस पे, PM पे।
और एक शीर्ष यहाँ से, एक शीर्ष यम से डाल दिया लंब, देखिए ध्यान से अच्छे समझिएगा, हमने लंब एक यहाँ से डाल दिया, ये लीजिए अंदर न्यून कोण त्रिभुज था, अंदर से लंब हमने डाल दिया, ये हो गया ए बी, मान लीजिए एक बी है, यम बी परपेंडिकुलर पी, हमने रचनाएं की, दो लंब डाले एल ए परपेंडिकुलर पी एम और एम बी परपेंडिकुलर पी, ये पी एल, दो रचनाएं हमने करी यहाँ पे, एल ए परपेंडिकुलर पी एम खींच दिया, एल ए परपेंडिकुलर पी एम खींच दिया और एम बी परपेंडिकुलर पी एल खींच दिया। और एक रचना नीचे के लिए करते हैं, यल को किससे मिला देंगे, नीचे के लिए कर लेते हैं दोस्तों, यल को आर से मिला देते हैं, और क्यू को किससे मिला देते हैं दोस्तों, यम से मिला देते हैं, यल को आर से मिला देते हैं दोस्तों, और क्यू को यम से मिला देते हैं। इतना रचना हमने किया। रचना में हमने क्या क्या किया, हमने यम बी परपेंडिकुलर पी एल खींचा, एल ए परपेंडिकुलर पी एम खींचा और एल को आर से मिला दिया और क्यू को एम से मिला दिया। इतना आपको रचना करनी है, अच्छे समझिए, इतना आपको क्या करनी है, रचना करनी है। रचना में हमने क्या किया दोस्तों, रचना में हमने किया कि एल ए परपेंडिकुलर पी एम खींच लिया, और एम बी परपेंडिकुलर पी एल खींच लिया, और यल को आर से तथा क्यू को एम से मिला दिया, इतना आपको रचना करनी है दोस्तों, इतना आपको क्या करनी है, रचना करनी है। याद रखिएगा, फिर रिवाइज करेंगे। न्यून कोण त्रिभुज में जो आपका एल्टीट्यूड होगा, जो लंब डालेंगे उसके शीर्ष से त्रिभुज के अंदर होगा। कहां होगा, त्रिभुज के अंदर होगा। अधिक कोण त्रिभुज है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, जो एल्टीट्यूड होगा, जो आप लंब डालोगे, जो परपेंडिकुलर खींचोगे उसके शीर्ष से, वो त्रिभुज के बाहर होगा। हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, एम बी परपेंडिकुलर पी एल, एल ए परपेंडिकुलर पी एम, और साथ में यल को आर से मिला दिया, एम को क्यू से, फिर क्यू को एम से मिला दिया। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। हमें क्या सिद्ध करना है, पी एल बटे एल क्यू, पी एम बटे एम आर सेम रेशियो में। आइए दोस्तों, आइए हल कर लेते हैं इसको। दोस्तों कौन सा त्रिभुज देखेंगे, अगर हम त्रिभुज देखें, त्रिभुज पी एल एम की बात करें, देखिए दोस्तों हमें पी एल बटे एल क्यू लेना है, पी एल एम की बात करें दोस्तों, देखिए त्रिभुज पी, एरिया ऑफ त्रिभुज पी एल एम, अगर हम क्षेत्रफल निकालना चाहें, अगर हम त्रिभुज पी एल एम का क्षेत्रफल देखना चाहें, तो लंब हमने खींच लिया पी एल ए में, हमने देखिए परपेंडिकुलर क्या है, एम बी भी है और परपेंडिकुलर ए एल भी है, परपेंडिकुलर एम बी भी है, परपेंडिकुलर ए एल भी है। आप पी एल एम ले रहे हो, परपेंडिकुलर एम बी ले लीजिए। कौन सा परपेंडिकुलर, एम बी। तो पी एल एम एरिया त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है दोस्तों। त्रिभुज का क्षेत्रफल एक, अगर हमको परपेंडिकुलर पता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है दोस्तों। अब 1/2 आधार क्या होगा, हमने परपेंडिकुलर एम बी ली है, परपेंडिकुलर एम बी, ये लंब हो गया, आधार क्या हो जाएगा, पी एल। तो 1/2 आधार क्या हो गया, पी एल। आधार क्या हो गया दोस्तों, पी एल हो गया। ऊंचाई क्या हो जाएगा, एम बी। ऊंचाई क्या हो जाएगा, एम बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, एम बी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, 1/2 त्रिभुज पी एल एम का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। लंब अगर आपको पता है तो आधार गुणे ऊंचाई लगा सकते हो। आधार है पी एल और हमने एम बी किसको लिया है, लंब, यानी एम बी हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर लंब हो गया। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, लंब यानी कि ऊंचाई यानी कि एल्टीट्यूड। समीकरण 1 दोस्तों, समीकरण 1 हो गया, समीकरण 1 हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ध्यान से। इसी प्रकार एरिया ऑफ त्रिभुज, एल क्यू एम की बात कर लें, इसी प्रकार त्रिभुज एल क्यू एम की बात कर लें, इसी प्रकार त्रिभुज ए एल क्यू एम की बात कर लें, एल क्यू एम की एरिया। अब देखिए, ये आप देख सकते हो, ये कैसा त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है मेरे दोस्तों, अधिक कोण त्रिभुज। समझ में आ रहा है ना, एल क्यू एम कैसा त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है। परपेंडिकुलर एम बी दोस्तों। आधार क्या, आधार एल क्यू और परपेंडिकुलर एम बी। मैंने आपको बताया, रिवाइज करवाया था कि अधिक कोण त्रिभुज में परपेंडिकुलर त्रिभुज के बाहर होता है मेरे दोस्तों। तो एल क्यू एम 1/2 आधार दोस्तों क्या, आधार हो गया एल क्यू,
आधार क्या हो गया, एल क्यू हो गया। आधार क्या हो गया दोस्तों, एल क्यू हो गया। और लंब क्या हो गया, एम बी हो गया। लंब क्या हो गया, एम बी हो गया। समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 हो गया दोस्तों, समीकरण 2 हो गया। देखिए रेशियो की बात कर ले, हमें अनुपात चाहिए। अगर हम अनुपात की बात कर ले दोस्तों, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 का रेशियो निकालेंगे। समीकरण 1 और 2 का रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज PLM बटे एरिया ऑफ त्रिभुज LQM बराबर उसका कितना आया था, PLM का 1/2। आधार कितना, PL गुणे MB, PL गुणे MB बटे 1/2 LQ गुणे MB। देख सकते हैं आप साफ साफ दोस्तों, आप साफ साफ देख सकते हैं। एक बार रिवाइज करिएगा अच्छे से, एक बार रिवाइज करिएगा अच्छे से। त्रिभुज त्रिभुज PLM की बात कर रहे हैं हम लोग। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर लंब पता हो, एल्टीट्यूड पता हो, तो ऊंचाई पता हो, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार PL ऊंचाई MB। इधर की रेशियो ले रहे हैं हम लोग, इधर साइड की रेशियो ले रहे हैं, PL बटे MB हो गया। 1/2 आधार गुणे PL गुणे MB हो गया, PL गुणे MB हो गया दोस्तों। इसी प्रकार LQM की बात करें, इधर का रेशियो LQM। अधिक कोण त्रिभुज आपको दिख रहा है, परपेंडिकुलर बाहर, ऊंचाई कहां, एल्टीट्यूड कहां, बाहर, आधार LQ, ऊंचाई MB। एरिया ऑफ त्रिभुज LQM 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार LQ और ऊंचाई MB हो गया। रेशियो की बात हो रही थी, एरिया ऑफ त्रिभुज PLM बटे एरिया ऑफ त्रिभुज LQM, इसका 1/2 PL गुणे MB, 1/2 LQ गुणे MB। MB कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा मेरे दोस्तों। क्या बचेगा, एरिया ऑफ त्रिभुज PLM बटे एरिया ऑफ त्रिभुज LQM बराबर क्या हो गया दोस्तों, PL बटे LQ हो गया। समीकरण 3 इसको मान लेंगे और इसको रोक देंगे। एरिया ऑफ त्रिभुज PLM बटे एरिया ऑफ त्रिभुज LQM बराबर क्या होगा, PL बटे LQ। एक रेशियो मिल गया, PL बटे LQ मेरे दोस्तों क्या मिल गया, PL बटे LQ मिल गया। एरिया ऑफ त्रिभुज PLM बटे एरिया ऑफ त्रिभुज LQM बराबर PL बटे LQ मिल गया। इसी प्रकार दोस्तों एक साइड का रेशियो मिल गया। अगले साइड में चलते हैं दोस्तों, अगले साइड में चलते हैं। पुनः दोस्तों, कौन सा त्रिभुज, फिर से वही चीज। अब की बार हम L ले लेंगे। अभी हमने MB परपेंडिकुलर लिया है, LB ऊंचाई लिया है, LA ऊंचाई लिया है, ठीक है। MB ऊंचाई हमने ले ली, त्रिभुज PLM में हमने बात करी, MB ऊंचाई ले ली। और अगर देखा जाए शीर्ष L से तो AL LA ये भी तो ऊंचाई है, ये भी तो एल्टीट्यूड ही है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालें। पुनः एरिया ऑफ त्रिभुज PLM, अच्छे समझिएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज PLM, देखिए PLM, एरिया ऑफ त्रिभुज PLM बराबर क्या है, 1/2 आधार क्या, अब की बार आधार PM, PM। तो ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई हो जाएगी LA, ऊंचाई क्या हो जाएगी, LA हो जाएगी। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार PM और ऊंचाई शीर्ष L से जो परपेंडिकुलर हो गया था यहाँ पे आपका। समीकरण मान लीजिए इसके लिए हो गया 4, समीकरण 4 दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार एरिया ऑफ त्रिभुज, उधर का रेशियो देख रहे हैं तो MLR, एरिया ऑफ त्रिभुज MLR की बात कर ले तो 1/2 इसमें भी, परपेंडिकुलर इसमें भी पता है। अधिक कोण त्रिभुज ये दिखा, अधिक कोण त्रिभुज में परपेंडिकुलर AL की बार क्या दिख रहा है, AL दिख रहा है ना, परपेंडिकुलर की बार क्या दोस्तों, देखिए त्रिभुज LMR, ये देख रहे हैं आप, अधिक कोण त्रिभुज परपेंडिकुलर ये तो है, 1/2 आधार दोस्तों MR हो गया, आधार क्या हो गया दोस्तों MR हो गया, और परपेंडिकुलर क्या हो गया, LA हो गया। समीकरण 5 हो गया ये आपका। यहां भी रेशियो की बात हो रही थी, यहां भी रेशियो ले लीजिए, यहां भी रेशियो ले लीजिए। 4 रेशियो किसके साथ, 5 के साथ, 4 रेशियो किसके साथ, 5 के साथ। देखिए दोस्तों क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज PLM बटे एरिया ऑफ त्रिभुज MLR। देखिए समझ में आ रहा है ना, रेशियो चाहिए, एरिया त्रिभुज PLM बटे एरिया त्रिभुज MLR इज इक्वल टू, ऊपर का कितना है 1/2 आधार PM गुणे LM, सॉरी PM गुणे LA बटे 1/2 MR गुणे LA। LA कैंसिल आउट, 1/2 कैंसिल आउट, क्या बच गया दोस्तों PM, क्या बच गया PM बटे MR, ये आपका हो गया छठवां समीकरण। कौन सा समीकरण हो गया दोस्तों, छठवां समीकरण हो गया। देखिए ध्यान से, जैसे हमने इधर का रेशियो लिया है ऐसे उधर का रेशियो हो गया।
1/2 PM इंटू LA, 1/2 MR इंटू LA, LA कैंसिल, 1/2 कैंसिल, PM/MR हो गया, आपका इक्वेशन हो गया, छठवां इक्वेशन हो गया। अब अगर ध्यान से देखिए ध्यान से दोस्तों, 3 और 4 को देखिए, 3 और 4 को अगर अच्छे से देखिए तो एरिया त्रिभुज PLM बटे एरिया त्रिभुज LQM बराबर PL बटे LQ मिला था। एरिया त्रिभुज PLM बटे एरिया त्रिभुज MLR बराबर PM बटे MR। अब जरा आप सोचो दोस्तों, जो LQM है त्रिभुज, LQM दिख रहा है आपको? ओके, LQM दिख रहा है ना? और एरिया त्रिभुज देखिए, ये MLR, LQM और MLR, अगर आप देखो तो इनका बेस क्या है? LM ही है। इसका बेस क्या है? इनका आधार जो त्रिभुज LQM है और जो त्रिभुज MLR है वो एक ही आधार पे बने है कि नहीं? एक ही आधार पे बने हैं। और एक ही आधार पे बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे दोस्तों? आपने 9th में पढ़ा था, प्रमेय है, याद होगा आपको। एक ही आधार पे बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है। एक ही आधार पे बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे दोस्तों? बराबर होता है। एक ही आधार पे बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। यानी हम कहेंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज MLR जो होगा वो बराबर होगा किसके? एरिया ऑफ त्रिभुज LQM के। MLR जो होगा वो LQM के क्या होगा मेरे दोस्तों? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। एक बार इसको लिखने से पहले कमेंट में लिख दीजिएगा कि किसी भी अगर एक ही आधार पे 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज बन रहे हैं तो एक ही आधार पे बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है। जैसा कि हमने देखा LQM और LRM या फिर MLR एक त्रिभुज पे ML पे ही बन रहे थे, एक ही आधार पे बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है दोस्तों। तो एरिया ऑफ LQM और ML आप क्या होंगे? बराबर होंगे। एरिया ऑफ त्रिभुज MLR और LQM क्या होंगे? बराबर होंगे दोस्तों। मेरे दोस्तों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इक्वेशन दोस्तों, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 6, 3 और 6 समीकरण 3 और 6 से मेरे दोस्तों, समीकरण 3 और 6 से हमको क्या मिल जाएगा? PL बटे LQ बराबर PM बटे MR। क्या मिल जाएगा? PL बटे LQ बराबर PM बटे MR। ये कैसे हुआ? अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों। एक ही आधार पे बने 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, यानी कि LQM MLR के बराबर होगा। तो अगर इसकी जगह पे हम LMR रखेंगे तो लेफ्ट हैंड बराबर हो जाएगा 3 और 6 का। देखिए यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं? MLR रख सकते हैं। तो अगर तीसरा और छठवां देखोगे तो लेफ्ट हैंड दोनों का बराबर हो गया। तो RHS भी क्या हो जाएगा? बराबर PL बटे LQ PM बटे MR हो जाएगा बराबर में। वही लिखा मैंने, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 PL बटे LQ बराबर ये PM बटे MR हो गया दोस्तों। PL बटे LQ और PM बटे MR हो गया दोस्तों। यही आपको सिद्ध करना था। एक बार रिवाइज करेंगे। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा की समांतर जाने वाली एक रेखा खींचें और वो अन्य 2 भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हो, तो इस रेखा के द्वारा वे अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में बट जाती है मेरे दोस्तों, एक ही अनुपात में बट जाती है, जैसा कि हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। आई होप समझ में आएगा दोस्तों, नोट कर लीजिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, 1 सेंटीमीटर वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की एक छड़ को एक समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे एक तार के रूप में खींचा जाता है। तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन ने क्या कहा है कि कोई तांबे की छड़ है, 1 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 सेंटीमीटर लंबी कोई तांबे की छड़ है, इसको पिघलाकर 18 मीटर लंबे तार के रूप में खींचा जाता है, बदला जाता है। तार की मोटाई ज्ञात कीजिए, अर्थात उसका व्यास क्या होगा दोस्तों, ये आपको बताना है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं।
देखिए देखिए क्या दिया है दोस्तों, क्या दिया है, छड़ की लंबाई। देखिए छड़ की लंबाई जो है, तांबे की छड़ की लंबाई, छड़ की लंबाई दोस्तों कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। कितना दिया है मेरे दोस्तों, 8 सेंटीमीटर। जो तांबे की छड़ है उसकी लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। व्यास कितना है, इस छड़ का व्यास कितना है दोस्तों, व्यास यानी कि डी कितना है दोस्तों, 1 सेंटीमीटर। कितना है, 1 सेंटीमीटर। अब आप मुझे बताइए कि जब व्यास 1 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, यानी कि 1/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि इसको तार में बदल दिया जाता है पिघलाकर। अब आप जरा सोचो कि उस तांबे की छड़ को तार में बदला जाता है तो तांबे की छड़ का आयतन जो होगा वो तार के आयतन के बराबर होगा। भाई छड़ से ही तो तार बना है, तो दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। उसके रिस्पेक्ट में भी लिख लीजिए दोस्तों, तार की लंबाई दोस्तों कितना दिया है, 18 मीटर। 18 मीटर यानी कि 1800 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर दोस्तों, तो 18 मीटर में 1800 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसकी त्रिज्या यानी कि इसकी मोटाई आपको नहीं पता है दोस्तों, तो मान देखिए मोटाई निकालना है, व्यास निकालना, पहले त्रिज्या निकालोगे ना। माना तार की त्रिज्या कितनी है दोस्तों, मान लिया आर कितना है, ये R1 हो गया। छड़ के लिए आप R1 मान लीजिए और तार के लिए R2। ये कितना है, नहीं पता है, R2 आपको नहीं पता, यही निकालना है। माना तार की त्रिज्या R2 है और ये है कितना नहीं पता, यही तो आपको निकालना है, यही आपको निकालना है दोस्तों। क्वेश्चन समझ में आया। अब देखिए आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चूंकि छड़ को किसमें खींचा गया, क्योंकि छड़ को तार में खींचा गया है, तार के रूप में खींचा गया है, क्योंकि छड़ को तार के रूप में खींचा गया है मेरे दोस्तों। अतः छड़ का आयतन बराबर तार का आयतन। छड़ का आयतन बराबर था, भाई पदार्थ जितना छड़ में था उतना ही तो आपका तार में बदला जाएगा। तो छड़ का आयतन जो होगा किसमें होगा, छड़ का आयतन बराबर तार का आयतन दोस्तों। अब जरा सोचो, एक लंबी छड़ है, उसका व्यास दिया है, तो ये किस रूप में है दोस्तों, ये एक बेलन के रूप में है। किस रूप में है, बेलन के रूप में है। और तार भी आपका बेलन का ही रूप होगा, अर्थात ये भी बेलन है, ये भी बेलन है। इसकी ऊंचाई अलग है, इसकी अलग होगी, ऊंचाई यानी कि लंबाई, इसकी लंबाई अलग होगी, इसकी लंबाई अलग है। इसकी त्रिज्या अलग होगी, इसकी त्रिज्या अलग है। तो इसकी त्रिज्या पहले निकालना है आपको, उसके बाद इसकी मोटाई बताना है कि व्यास बताना है। क्योंकि दोनों छड़ को पिघलाकर तार बनाया गया है, अर्थात छड़ का आयतन बराबर तार का आयतन। दोनों के दोनों छड़ का आयतन यानी कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर होता है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे पाई R1 स्क्वायर, लंबाई की बात हो रही है, यल रख दीजिए, पाई R1 स्क्वायर यल हो जाएगा और इसके लिए पाई R2 स्क्वायर यल हो जाएगा दोस्तों। पाई से पाई वैल्यू कट जाएगी, कांस्टेंट टर्म में कट जाएगा, सेम 22/7 कट जाएगा। छड़ की त्रिज्या 1/2 यानी कि 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे दोस्तों। इसकी लंबाई कितनी दी गई थी, 8 सेंटीमीटर, 8 रख दीजिए। यहाँ पे R2 आपको नहीं पता है, वही तो निकालना है। यल, इसकी लंबाई 1800, इसकी लंबाई 1800 सेंटीमीटर। भाई 18 मीटर लंबे तार के रूप में मोड़ा गया है दोस्तों, तो 1800 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमको R2 पता करना है, इससे एक पता करते हैं। 1/4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 गुणे 8 और ये गुणा में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा दोस्तों, है कि 1800 हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। R2 का स्क्वायर देखिए ध्यान से, 8 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो गया दोस्तों, 4 एकम 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। अभी भी कट रहा है, 2 एकम 2, 2 9 18 900, 1/900 दोस्तों, 1/900 बराबर R2 स्क्वायर।
स्क्वायर इधर जाएगा, इसको रूट में कर देगा 1/900 अंडर रूट में, और इधर क्या बचेगा R2। यानी आप R2 की वैल्यू निकालोगे, त्रिज्या निकालोगे तार की, तो कितना आएगा 900 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 30, यानी कि 1/30 सेंटीमीटर दोस्तों, 1/30 सेंटीमीटर दोस्तों, 1/30 सेंटीमीटर त्रिज्या। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको मोटाई चाहिए अर्थात व्यास चाहिए, अतः मोटाई यानी कि व्यास त्रिज्या का दोगुना, व्यास जो होता है दोस्तों त्रिज्या का दोगुना होता है, 2 × r, तो 2 गुणे 1/30 कितना हो गया 15 दूनी 30, d बराबर कितना 1/15 सेंटीमीटर, 1/15 सेंटीमीटर दोस्तों, 1/15 सेंटीमीटर, 1/15 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तार की मोटाई देखिए जैसे तार की मोटाई जो 8 सेंटीमीटर लंबे तथा 1 सेंटीमीटर व्यास वाले तांबे की छड़ से बनाई गई है, उसकी मोटाई कितनी हो जाएगी 1/15 सेंटीमीटर दोस्तों, 1/15 सेंटीमीटर। इसे आप मिलीमीटर में चेंज कर सकते हो, कर लीजिए। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, तो 10/15 कर देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। 10 छोटा है, दशमलव लगाओगे कितना हो गया 100 हो गया, 15 छक्का 90 हो गया, फिर 15 छक्का 90, फिर 15 छक्का 90, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे। 0.67 मिलीमीटर कह सकते हैं, यानी कि तार की मोटाई 1/15 सेंटीमीटर या 0.667 मिलीमीटर। आइए समझाएगा दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, दो संख्याओं 65 तथा 117 का मासा 65 यम माइनस 117 के रूप में है, तो यम का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन ने कहा है कि दो संख्याओं 65 और 117 का जो महत्तम समापवर्त है HCF है, मासा है, वो 65 यम माइनस 117 के रूप में है, तो यम का मान ज्ञात कीजिए। यम का मान आपको ज्ञात करना है दोस्तों। इस टर्म को समझिए, मासा यानी कि HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्त, वह बड़ी से बड़ी संख्या दोस्तों जो 65 और 117 को डिवाइड कर देती है, वो किस रूप में है 65 यम माइनस 117 के रूप में है दोस्तों, तो यम का मान आपको ज्ञात करना है। आइए दोस्तों हल करते हैं, दोस्तों हल करते हैं। कौन सी संख्याएं हैं 65 और 117, 65 और 117 है, इनका आप मासा निकालिए। यूक्लिड डिवीजन लेमा से भी इसका मासा आप आराम से निकाल सकते हो। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, a बराबर BQ प्लस R, a बराबर BQ प्लस R है दोस्तों, a बराबर BQ प्लस R है। बड़ी संख्या को a ले लीजिए, b को ले लीजिए 65, q आपका भागफल, r जो है आपका शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल दोस्तों आपने पढ़ा होगा। आइए इससे हम इसका HCF निकालते हैं, मासा निकालते हैं। तो 117 बराबर a की जगह पे हमने ले दिया क्या, a की जगह पे हमने ले लिया 117 और b की जगह पे क्या ले लिया 65, तो a बराबर 117, b की जगह पे 65, b यानी कि q कितनी बार जाएगा दोस्तों, q कितनी बार जाएगा, यानी कि हम 65 से कितनी बार डिवाइड कर सकते हैं कि 117 आ जाए, तो एक बार करेंगे भाई, ज्यादा हो जाएगा 2 बार 130, कितना बचा रिमाइंडर, शेषफल में कितना बचेगा, शेषफल में कितना बचेगा दोस्तों 52 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 52 बच जाएगा। 117 बराबर 65 गुणे 1 प्लस 52 हो गया। अब की बार ये आपका a बन जाएगा, बड़ी संख्या a बन जाती है। 52 गुणे 1 बार ये भी जाएगा, कितना बच जाएगा दोस्तों 13 बच जाएगा। भाई रिमाइंडर कितना बच जाएगा 13। फिर से बड़ी संख्या आपका a1, तब तक करते जाएंगे जब तक शेषफल 0 ना हो जाए, तब तक करते जाएंगे जब तक शेषफल 0 ना हो जाए दोस्तों। तो 13 गुणे 4 प्लस 0, 13 चौके 52 होता है ना, 13 चौके 52 लाना ना, 13 चौके 52, 13 चौके 52। तो जिस b ने किया 0, जिस b ने रिमाइंडर को किया 0, वही आपका HCF हो गया, वही बन गया, ये समझ सकते हो। HCF क्या हो गया, HCF 65 और 117 का HCF क्या हो गया दोस्तों 13 हो गया। 65 और 117 का HCF क्या हो गया दोस्तों 13 हो गया। कौन सा b, जिस b ने कर दिया रिमाइंडर को 0, वही आपका होता है HCF दो संख्याओं का। समझ में आया ना, 65 और 117 का रिमाइंडर HCF क्या हो गया 13। तो जो 13 दिया है दोस्तों, वो 65 यम माइनस 117 के रूप में है।
वही तो कहा था ना, 65 और 117 का मासा इस रूप में है। कौन सी बड़ी संख्या है जो डिवाइड कर दी इन दोनों को? 13 है। मासा आपका 13 हो गया दोस्तों। ये 65m माइनस 117 के रूप में थी। 65m बराबर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, यानी कि 13 प्लस 117 कितना दोस्तों? 130। यहाँ पे आपको 65m है, यहाँ पे 65m कर लीजिएगा। 117 और 13 130 हो गया। यम बराबर 130 बटे 65 हो गया। 65 एकम 65, 65 बराबर 65 दूनी 130। यम बराबर कितना मेरे दोस्तों? यम बराबर 2। यम का मान कितना दोस्तों? यम का मान 2 आ गया। यम का मान कितना आ गया दोस्तों? यम का मान आ गया 2। यानी यम बराबर 2 के लिए 65 और 117 का मासा 65m माइनस 117 के रूप में है दोस्तों। आई होप समझ में आएगा, नोट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।